हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने वायदे के अनुसार हम आपकी सेवा में हाजिर हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर। 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश कंपलसरी, जिसे आपको पूरे फोकस के साथ देखना है और एंजॉय के साथ साथ कॉन्सेंट्रेट भी करना है। तो आज के लिए जो हमने चैप्टर रखा है वो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है आपके मार्क्स का। और देखो, चलो इससे क्लास से पहले मैं आपको एक हल्की सी बात बता देता हूँ, जिसे हम बहुत पहले से ही सीखते आ रहे हैं कि हमारे टीचर्स हमारे लिए लिखाते थे कि मॉडर्न एज इज द एज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर हैज गिवन अस मैनी वंडर्स। तो हम उस समय थोड़ा वंडर्स के बारे में हम खुद वंडर्स थे, हम खुद सरप्राइज थे कि वास्तव में ये वंडर्स हैं क्या चीज। इन वंडर्स को हमें जानना चाहिए और वही वंडर्स आज कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हमारे सामने आ चुके हैं। आज हमको वास्तव में पता पड़ा है कि प्रेजेंट इज डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर्स, क्योंकि आज जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ ऑनलाइन ही है इसी वजह से, और यही एक वंडर्स है जो हमारी समझ में आया। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड के हम एक नजर सिलेबस पर डालते हैं कि हमें किस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। क्योंकि हमें अगर किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, सपोज दैट हम किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं, हमको किसी जगह पर जाना है, तो जगह पर जाने के लिए हमें रास्ता मालूम होना चाहिए कि हम किस किस रास्ते से गुजरेंगे, कहां होकर के गुजरेंगे। तो इसीलिए हमको जब 12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश हमको पढ़नी है तो हमको इसके रास्तों का पता होना चाहिए और हमको इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और रास्तों के बारे में कौन बताएगा? इसका सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाई करेंगे। क्योंकि तब तक जब तक कि हमें सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे कि कौन सा टॉपिक, कितने टॉपिक इसमें है, कौन सी बुक्स है, कितने टॉपिक्स के अंदर आ रहे हैं, किस तरह से पढ़ाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसके सिलेबस की तरफ एक हल्का सा नजर डालते हैं। और सिलेबस देखिए प्रिय स्टूडेंट्स, इसके सिलेबस को हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। फर्स्ट पार्ट्स लेकर के चलते हैं हम कंपोजिशन, थोड़ा अच्छे से समझना है। और नेक्स्ट एक पार्ट ले लेते हैं हम टेक्स्ट का। तो ये दोनों चीजें हमें कवर करनी है। एक पहली चीज कंपोजिशन और दूसरी चीज टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है बेटा पार्ट जिसको हम बुक ले लेंगे, जितनी हमारी बुक्स। सबसे पहले हम कंपोजिशन की तरफ आते हैं। तो कंपोजिशन जो हमारा है ये 25 मार्क्स का है। टेक्स्ट बुक हमारी बुक है दोनों, ये 40 नंबर की आती है, 40 मार्क्स। 25 एंड 40 कितना हो गया? 65। नीचे फिर एक अलग से जो चीज होती है 15 नंबर की, तो कंप्रेंशन पैसेज, समरी, नोट मेकिंग, जिसे हम रीडिंग एंड राइटिंग में लेते हैं। और वो 15 नंबर का अलग चैप्टर जिसको मैं आपके सामने अलग से। तो देखो, सबसे पहले हम कंपोजिशन की तरफ चलते हैं। तो कंपोजिशन में पहले आता है बेटाओ शॉर्ट कंपोजिशन। अब ये शॉर्ट कंपोजिशन जो है ये ओनली 4 मार्क्स का है, 4। इसके अंतर्गत अपने टॉपिक आते हैं। पहला एडवर्टीजमेंट,
दूसरा है नोटिस, तीसरा है रिप्लाईज, जिसको हम इनविटेशन कहते हैं। और चौथा है इसमें पोस्टर, पांचवा है इसमें आर्गुमेंट्स। शॉर्ट कंपोजिशन में ये 5 टॉपिक आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, नोटिस, रिप्लाईज, पोस्टर राइटिंग और आर्गुमेंट्स। अब ये जो 5 टॉपिक हैं, इनमें से बेटा कोई भी 2 आते हैं। कितने आते हैं? 2। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया, अथवा मैं आपको नोटिस दे दिया, या फिर रिप्लाई दे दिया, ऐसे करके। और 2 में से हमको सिर्फ कितना करना पड़ता है? 1। 2 में से 1 करना पड़ता है। और ये जो 1 है, ये कितने नंबर का होता है? 4। इस तरह से ये हमारा शॉर्ट कंपोजिशन जो है, ये हमारा 4 नंबर का पड़ता है। इसके बाद में दूसरा आता है हमारा लॉन्ग कंपोजिशन। अब ये 4 नंबर का रह गया, तो लॉन्ग कंपोजिशन हमारा कितने नंबर का रह जाएगा? 21 मार्क्स। इसको देखो आप, तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें पहली चीज आती है लेटर राइटिंग, ये 7 नंबर का होता है। और वही बेटा 2 आते हैं, और 2 में से कोई भी 1 करना होता है। दूसरी चीज आती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी आ सकता है। और ये भी कितने नंबर का होता है? 7 मार्क्स का। और 2 आते हैं, 2 में से कोई भी 1 हमें करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे चीज आती है आर्टिकल एंड स्पीच। ये भी कितने नंबर का चैप्टर है? 7 मार्क्स का है। ये भी कोई भी 2 आते हैं, और 2 में से हमें कितना करना पड़ता है? 1 करना पड़ता है। इस तरह से देखो बेटाओ, 7, 14 और 21। इस तरह से लॉन्ग कंपोजिशन अपना कितना हुआ? 21 नंबर का। और 21 और 4 कितने हुए? 25। इस तरह से ये हमारा कंपोजिशन का भाग आ जाता है। इसमें एक चीज समझिए कि हमारे इसमें ग्रामर तो है ही नहीं। सीनियर क्लास के अंदर जो ग्रामर वाला जो चैप्टर है, ग्रामर तो बिल्कुल है ही नहीं। केवल ग्रामर के अंदर जो बिल्कुल छोड़ करके और शेष हमारा क्या बचता है? कंपोजिशन बचता है, जिसे हम एक बड़ी ग्रामर के रूप में कहते हैं, छोटी छोटी। बड़ी ग्रामर। तो ये अपना कंपोजिशन यहाँ चल करके 25 नंबर का पूरा हो जाता है, 25 मार्क्स का। अब दूसरी तरफ को यदि हम टेक्स्ट वाला भाग उठाएं, तो टेक्स्ट देखो हमारा कितने नंबर का है? 40 मार्क्स। इसमें देखो हमारी 2 बुकें। फर्स्ट बुक आती है हमारी कौन सी? रेनबो। और एक दूसरी जो बुक है, वो है हमारी पनोरमा। ये 2 बुकें। अब रेनबो जो बुक है, ये है हमारी 25 मार्क्स। पनोरमा जो बुक है, ये है हमारी 15 मार्क्स। 25 प्लस 15, 40 हो गए। अब इसको देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज आती है। तो रेनबो के अंदर देखो 2 चीज हैं। पोएट्री और प्रोज, जिसे हम गद्य पद्य बोलते हैं। प्रोज मतलब गद्य होता है, पोएट्री मतलब पद्य होता है, जिसमें काव्य होते हैं, कविताएं होती हैं। हमारी कविता है 5। अभी जो पोएट्री वाला जो सेक्शन है, ये 10 मार्क्स का है। और प्रोज जो है, ये 15 मार्क्स का है। हो गया 25। 10 प्लस 15, 25 हो गया। अब इसको ये देखना है कि जो पोएट्री अपनी है, इसमें क्या चीज आती है सामने। तो देखो पहले
एक एक्सट्रैक्ट आता है और ये एक्सट्रैक्ट हमारा 4 मार्क्स का होता है। एक्सट्रैक्ट के बारे में समझे थोड़ा सा, इसको एक्सट्रैक्ट क्या बोलते हैं? कोई भी कविता में से कोई भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया, कोई भी एक भाग दे दिया, खंड दे दिया, उसके नीचे फिर 2 क्वेश्चन आते हैं और वो प्रश्न एक पैसेज की तरह उसमें से कविता में से हल करके और उनको करने पड़ते हैं। बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट हमारे कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का। दूसरे नंबर की चीज जो आती है वो होते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इसमें 2-2 नंबर के कितने 3 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 6 मार्क्स। इस तरह से अपना जो चैप्टर है पोएट्री का ये कितना हुआ? 6 और 4 10, यानी 10 मार्क्स का कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे नंबर पे जो हमारा ये आता है कौन सा? प्रोज वाला। प्रोज में पहले लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस 2 आते हैं और 2 में से कोई भी एक करना होता है और इसको मार्क्स दिए हैं कितने? 7, यानी 7। जो बड़े क्वेश्चन है, बड़ा जो क्वेश्चन है वो तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। 2 में से केवल हमको कितना करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा और वो कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का। अब बाकी का कितना बचा है? 8 नंबर का चैप्टर बचा है। तो दूसरे नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के 4 आते हैं और ये कितना हो गया? 8। तो टोटल शायद आपकी समझ में यहां तक आ गया होगा कि प्रोज वाला जो भाग है उसमें से एक प्रश्न तो 7 नंबर का और 4 प्रश्न 8 नंबर के, 8 7 15। कविताएं जो 10 नंबर की हैं उसमें 4 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट आता है और 6 नंबर के क्या आते हैं? क्वेश्चन। इस प्रकार से ये 10 और 15 कितने हो जाते हैं? 25। और इस तरह से हमारी ग्रेड में जो बुक है वो कितने नंबर की हो जाती है? 25 मार्क्स की हो जाती है। अब दूसरे नंबर पे जो पैनोरमा है, पैनोरमा में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, इसमें केवल फिक्शंस एंड स्टोरीज हैं और इसमें केवल प्रोज सेक्शन है, इसमें कोई भी काव्य वगैरह नहीं। स्टोरी फिक्शन ये केवल, इसमें कोई काव्य वगैरह नहीं है, कविताएं नहीं है, पोएट्री नहीं है। और ये इस प्रकार से जैसे ये प्रोज 15 नंबर का है उसी प्रकार से केवल ये प्रोज भी कितने नंबर का है? 15 मार्क्स का है। बस वही सिस्टम है जिस प्रकार से इसमें प्रोज का सिस्टम है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, कोई 2 आएंगे, 2 में से कितना करना पड़ेगा? 1 और वही 7 मार्क्स। इसी तरह से दूसरे नंबर पे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो ही चीज इसमें है कि यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन उसी तरह से 2 गुना 2 गुना कितने नंबर के हुए? 8। इस तरह से कितना हो गया? आपका 15। 15 का हमारा क्या होगा? प्रोज यानी पैनोरमा बुक। और रेनो बुक कितने नंबर के हुए? 25। ये हमने आप डिवाइड कर दिया इस तरह से 40 और 40 और 25 नंबर का अपना क्या हुआ? कंपोजिशन। तो ये 65 हो गए। अब 15 नंबर का एक पार्ट जो हमारा आता है ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आता है। मार्क्स। इसमें क्या होता है? ये 50 मार्क्स का है और इसमें क्या होता है? एक तो आता है विदाउट पैसेज, पैसेज 9 मार्क्स 9 नंबर का होता है। 9 क्वेश्चन आते हैं इसमें एक नंबर के। और दूसरे नंबर पे एक पैसेज और आता है, ये 6 नंबर का है। इसमें 2 चीज होती है। ए नंबर पर हमको नोट मेकिंग और बी नंबर पे हमको क्या करनी पड़ती है? समरी। नोट मेकिंग 4 नंबर की और समरी हमारी 2 नंबर की। इस प्रकार से
ये 6 नंबर का दूसरा पैसेज आता है, इस दूसरे पैसेज से छांट करके प्रश्न नहीं लिखने पड़ते, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स ऐसे कर देते हैं कि ये भी पैसेज और ये भी पैसेज, और खुश होते हैं ओ इसमें तो केवल 2 ही प्रश्न दिए हैं और उसी में से छांट के लिखते हैं। ऐसा नहीं है, इसलिए नोट मेकिंग और समरी ये अलग से अपना एक चैप्टर है जो 6 नंबर का होता है, और पैसेज जो होता है वो और 9 मार्क्स। इस प्रकार से हमारा जो कंप्लीट जो सिलेबस है ये 80 मार्क्स का है, और हमें इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पढ़ाई करनी है वो पूरी पढ़ाई करनी है। 40 25 प्लस 15 यानी कि 15 बराबर कितने हो गए 80 मार्क्स। तो बेटा तो ये तो हुआ अपना सिलेबस। इस सिलेबस को आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम कोई भी अपना एक चैप्टर लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन। ये अपना सिलेबस है, इस सिलेबस को चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन ये जो सिलेबस है ये पूरा अपने माइंड में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बाद में याद करेंगे, इसलिए पढ़ने से पहले सिलेबस हमारा पूरा याद होना चाहिए कि एक्सट्रैक्ट कितना आता है, क्वालिटी कितने नंबर की आती है, प्रोज कितने नंबर का आता है, हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हैं तो कितने नंबर का आता है, लेटर यदि हम पढ़ रहे हैं तो कितने नंबर का आता है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, और उसके बाद ये जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारी समझ में आता है पूरी सारी चीजें। चलो आज लेके चलते हैं एक टॉपिक। सबसे पहले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेंगे हम, और टॉपिक का नाम होगा लेटर राइटिंग। ये आप अभी थोड़ी देर पहले जान चुके हैं कि लेटर राइटिंग हमारा कितने नंबर का है, 7 मार्क्स। अच्छा टॉपिक है, काफी लंबा टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम किसी बेटा टॉपिक को स्टार्ट करें तो उस टॉपिक के बारे में हमें जानना चाहिए। जिस तरह से हमें सिलेबस के बारे में जाना, उसी तरह से हमें टॉपिक के बारे में जानना चाहिए कि वास्तव में यदि हम लेटर पढ़ रहे हैं तो ये लेटर होता क्या है, हम लेटर कहते किसे हैं। तो देखो सबसे पहले हम लेटर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज डेफिनेशन। तो देखो सब जानते हैं कि जो पत्र जो होता है हिंदी में हम पढ़ते आए हैं, ये अपने बातों का, अपने विचारों का एक आदान प्रदान होता है कि हमारे कोई विचार है, हमारी कोई समस्या है और हम उसे किसी सामने वाले व्यक्ति से प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपनी समस्या को यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रकट करें तो प्रकट करने के जो मीडियम जो होते हैं, माध्यम होते हैं, वो कई होते हैं। बस उस माध्यम की तरफ ही हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। एक हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी कोई समस्या है, हम अपनी समस्या को अपने टीचर के सामने फेस कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, और प्रकट कर रहे हैं कैसे, फोन करके। तो बेटा वो लेटर नहीं कहलाएगा। फोन से कर रहे हैं, ईमेल से कर रहे हैं, ठीक है, या कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो लेटर नहीं होगा। लेटर का जो मेन जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो बेटा एक चीज याद रखनी है, द रिटन मीडियम।
रिटन मीडियम का मतलब होता है लिखित माध्यम। द रिटन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वार्तालाप, बातों का आदान प्रदान, एक्शंस ऑफ ओवरटॉक। यदि हम अपनी बातों को, अपनी समस्या को जो करते हैं, आदान प्रदान जो करते हैं, एक्शन जो करते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑफ आवर फीलिंग्स एंड thoughts। is called a letter। ये हुआ है। अब थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं कि द रिटन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स, यानी हमारी कोई भी भावनाएं, हमारे कोई भी विचार, हमारी कोई समस्या, और हम उसे किसी दूसरे व्यक्ति से प्रकट करें, तो प्रकट करने का जो रिटन मीडियम होता है, जो लिखित माध्यम जो होता है, वो लेटर राइटिंग कहलाता है। यानी कि वो चीज जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता रहा था, यदि हम अपनी समस्या को फोन के माध्यम से बताएंगे तो वो माध्यम फोन का होगा। अब यदि हम अपनी समस्या को लिख करके बताएंगे, द रिटन मीडियम लिखित माध्यम, यानी कि यदि हमारी समस्या को हम लिख करके बताएंगे। अब लिखेंगे किस पर? ऐसा तो नहीं कि दीवार पे लिख के बताएंगे, ऐसा नहीं कि हाथ पे लिख के बताएंगे, लेकिन लिखते किस पर हैं? हम स्टूडेंट्स हैं, पेपर पर, कागज पर। अगर हम अपनी समस्या को, अपने विचारों को किसी कागज पर लिख करके दे रहे हैं, तो फिर जो कागज जो होता है वो एक सामान्य पेपर नहीं होता है, वो कागज एक पत्र कहलाता है, एक लेटर कहलाता है, उसे हम लेटर कहते हैं। तो मेरे विचार से आपके परवास आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन कि द रिटन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स इज कॉल्ड लेटर, राइट। यानी हमारे विचार, समस्या आदि को यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रकट करना चाहें, तो वो उसको प्रकट करने का जो लिखित माध्यम है वो हमारा लेटर राइटिंग कहलाता है। इसको थोड़ा सा चलो और हम थोड़ा सा खोल लेते हैं और ओपनली थोड़ा सा बता देते हैं कि हमारी फीलिंग्स, थॉट्स एक लेटर कैसे हो जाती है। समझो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में हम स्टूडेंट्स तो हैं ही, हमारे सामने कोई समस्या आई, हमारे क्लासरूम में बैठने की समस्या है, पंखा की समस्या है, बिजली की समस्या है, स्कूल में पानी वगैरह की समस्या है, तो हमने क्या किया, किसी पन्ने पर लिखा और पन्ने पर लिख करके हमने हमारे प्रिंसिपल को दे दिया। तो आप सब जानते हैं हम प्रिंसिपल को लिख कर देंगे तो वो हमारा क्या होगा, एक लेटर होगा, और वो हमारे क्या है, विचार है, हमारी समस्या है। दूसरी चीज लेकर के चलते हैं, सपोज दैट हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? मार्केट की तरफ। और जैसे हम मार्केट की तरफ चले, आगे जाते हम तो बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, क्या कैसी हो, लेकिन हमको सुंदर लग रही है, कोई बहुत ही सुंदर चीज दिखाई देती है। अब चीज का मतलब तो कुछ भी चीज हो सकती है, बहुत ही सुंदर चीज दिखी, तो आप जानते हैं उस चीज को देख करके हमारे दिल में कुछ तो शायद भावना उत्पन्न होंगी कि व्हाट ए ब्यूटी, व्हाट ए ब्यूटी। हमारे दिल के अंदर भावना उत्पन्न हुई कि व्हाट ए ब्यूटी, व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, एंड कुछ भी। अब हम अपनी भावनाओं को रोक पाएंगे क्या? नहीं रोक पाएंगे। फिर हमने जैसे हमारी भावनाएं उत्पन्न हुई, जागृत हुई, क्रिएट हुई, तो हमने क्या किया, एक पन्ना लिया, पन्ना लेकर के पेन लिया, पेन लेकर के उस पन्ने पर लिख दिया, I like you so much, will you marry me? अब बताओ वो क्या कहलाएगा? आपने लिख करके उसको दे दिया, वो चाहे कुछ भी है, चाहे कोई फीमेल पपीज है, कुछ भी हो सकता है, क्या कहलाएगा?
हैं कि हमारी भावनाएं आई, हमारे विचार आए और हमने उसको पन्ने पर लिख करके दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट लेटर कहलाएगा। उसी तरह से हम पढ़ाई की तरफ यदि आते हैं तो हमारे विचार समस्या जो भी उत्पन्न होते हैं, हम उसको लिखित माध्यम यदि देते हैं तो वो लेटर राइटिंग कहलाता है। और मेरे ख्याल से आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा इसकी ये डेफिनेशन कि वास्तव में व्हाट इज ए लेटर, एक पत्र क्या होता है। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब बात करते हैं इसके काइंड्स की। काइंड्स कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स आर देयर? हाउ मेनी काइंड्स? तो हमको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि देयर आर mainly कितने काइंड्स रहेंगे बेटा? टू काइंड्स of letters. There are mainly two kinds of letters. ये परिभाषा हुई और परिभाषा के सामने फिर हमारे जो अगला स्टेप आता है वो काइंड्स का आता है। तो बिल्कुल भी झिझकने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हमारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्लास में तो ये तीसरा बता रहे, क्लासेस में यदि हमको पढ़ाया था तो तीसरा काइंड ही पता बेटा, तीसरा काइंड हमारे जनरल में आता है, हमारे स्टडीज तरफ नहीं आता है। ध्यान रखना, आप अच्छे से जानते हैं, पूछने की आवश्यकता नहीं। There are mainly two kinds of letters. इसमें बेटा फर्स्ट होता है हमारा फॉर्मल लेटर्स और सेकंड कौन सा होगा? आप सब जानते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल। जब आप ये सोच रहे हैं कि सर ने डायरेक्ट हमको लेटर लिखाना ही शुरू क्यों नहीं किया, इन चीजों के बारे में क्या है, ये चीज क्लास में नहीं आती है, पेपर में नहीं आता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स आर देयर, ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटर्स, व्हाट इज लेटर, ऐसा कभी पेपर में नहीं आता। लेकिन बाद में इन चीजों को सर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बेटा हम जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका बेस जानना बहुत जरूरी होता है। इससे जब तुम आगे जाओगे ना, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में पता लगेगा कि सर ने जो ये चीजें कराई थी इनसे हमको बहुत सहायता मिल रही है लिखने में कि वास्तव में ये है क्या चीज। तो उसी की तरफ हम चल रहे हैं। तो हम ले रहे हैं लेटर्स हमारे कितने प्रकार के हुए? दो, एक फॉर्मल लेटर्स और दूसरा हमारा इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल औपचारिक पत्र, इनफॉर्मल अनौपचारिक पत्र। चलो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स। अब फॉर्मल लेटर्स में देखेंगे हम कि फॉर्मल लेटर्स ये होते क्या है। फॉर्मल लेटर्स की तरफ चलते हैं। देखो, फॉर्मल लेटर्स, द लेटर्स दैट आर रिटन to authorities, businessmen and editor is called formal letters, are called formal letters. The letters that are written to authorities, businessmen and editor. ये तीन चीज याद रखनी है। पहली चीज authorities, दूसरी चीज businessman और तीसरी चीज editor। यानी कोई भी अधिकारी जिसे कर्मचारी कहते हैं, बिजनेसमैन और एडिटर होते हैं समाचार पत्र के संपादक। यानी कि अगर हिंदी में हम इसको अच्छे तरह याद रख सकते हैं
कि ऐसे पत्र जो किसी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी कैसा भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है, एडिटर, कोई भी संपादक और बिजनेसमैन, इनके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो पत्र हमारे कैसे होते हैं, फॉर्मल लेटर्स। अब इसके नीचे दूसरी चीज आती है हमारी इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स में, अब इनफॉर्मल लेटर्स की अगर हम बात करें तो उसी तरह से परिभाषा इसकी सेम आ जाएगी, जैसे कि द लेटर्स आर रिटर्न, ऐसे पत्र जो लिखे जाते हैं किसके लिए, टू आवर फैमिली मेंबर्स। आवर फैमिली मेंबर्स, हमारे परिवारजनों के, हमारे परिवार में सिस्टर है, ब्रदर है, फादर है, मदर है, ठीक है, या फिर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स हैं, दोस्त वगैरह, एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स। बस थोड़ी सी चीजें सामने निकल के आती है, बस इतना अंतर है कि ऐसे पत्र जो किसी अधिकारी या कर्मचारी, सरकारी गैर सरकारी कैसा हो सकता है, कोई व्यापारी हो सकता है, कोई संपादक होता है, अगर उसके लिए जो पत्र लिखा जा रहा है वो हमारा फॉर्मल होता है। और यदि ऐसे पत्र जो हमारे परिवार वालों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, इनफॉर्मल। अब यहाँ पे एक हल्की सी कंडीशन निकल के सामने आती है और एक क्वेश्चन हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि हम जो लेटर पढ़ रहे हैं, हमारे पेपर में जो लेटर आया है वो हमारा फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। कि हम जो लेटर पढ़ रहे हैं, हमको जो क्वेश्चन आया है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो उसे आप देख सकते हैं, अच्छे से आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे लिए कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, तो हम तुरंत समझ जाएंगे लेटर हमारा कैसा है, फॉर्मल। राइट लेटर टू द कलेक्टर, तो कैसा होगा, फॉर्मल लेटर्स। यदि आया राइट लेटर टू योर सिस्टर, कैसा हो जाएगा, इनफॉर्मल। राइट लेटर टू योर फादर, कैसा हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। राइट लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कैसा हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा। राइट लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, तो कैसा हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा। राइट लेटर टू योर फ्रेंड, तो कैसा हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस स्टेप को पहले से हम क्लियर कर सकते हैं कि लेटर हमारा फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। इस चीज से हम अच्छे से जान सकते हैं कि ऐसा पत्र जो किसके लिए लिखा जाता है, कोई कर्मचारी के लिए, कोई व्यापारी के लिए, कोई संपादक के लिए, तो कैसा हो गया, फॉर्मल हो गया। यदि कोई भी पत्र हमारे दोस्त के लिए, हमारे कोई ब्लड रिलेशन यानी परिवार वालों के लिए होगा, और या फिर हमारे किसी रिश्तेदार के लिए होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा इनफॉर्मल। पहले इसी के अंदर फिर दूसरी चीज निकल के सामने आती है, आगे आती है सच लेटर्स, ऐसे पत्र। कैसे पत्रों की बात कर रहे हैं, फॉर्मल लेटर्स। सच लेटर्स आर रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज। और इसी के नीचे फिर वही चीज आ जाएगी, जब सच लेटर्स आर रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज, तो सच लेटर्स आर रिटन इन इनफॉर्मल लैंग्वेज। ये पत्र औपचारिक भाषा में लिखे जाते हैं और ये पत्र हमारे सच लेटर्स आर रिटन इन इनफॉर्मल लैंग्वेज। औपचारिक पत्र औपचारिक भाषा में लिखे जाते हैं और अनौपचारिक पत्र अनौपचारिक
फॉर्मल लेटर लिखना है तो उसमें लैंग्वेज कैसी अपनानी होगी? फॉर्मल। यदि आपको लेटर हमको इनफॉर्मल लिखना है तो आप लैंग्वेज कैसी अपनानी होगी? हमको इनफॉर्मल। अब एक चीज आती है सामने कि जैसे कि हम लेटर्स लिख रहे हैं फॉर्मल, एक बार मैं, क्योंकि देखो वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमारे सीनियर के पोर्शन में बेटा इनफॉर्मल लेटर्स तो है ही नहीं, केवल कैसे हैं? फॉर्मल्स। ओके, वी हैव टू लर्न ओनली फॉर्मल लेटर्स, नॉट इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, क्योंकि हमारे कोर्स में केवल कैसे हैं? फॉर्मल है, इनफॉर्मल। ठीक है, लेकिन हमको थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी होता है कि ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं ये हमारे फॉर्मल लैंग्वेज में लिखे जाएंगे और इनफॉर्मल जो लेटर्स हैं ये हमारे इनफॉर्मल लैंग्वेज। अब हमको एक चीज सताएगी बस सामने कि व्हाट इज फॉर्मल लैंग्वेज और व्हाट इज इनफॉर्मल लैंग्वेज। अब हम ये दो चीजें नहीं जानते। जैसे कि लेटर हमारा फॉर्मल लिख रहा है, हमने भाषा अपना दी उसमें कैसी? इनफॉर्मल। तो लेटर कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम सोचते हैं कि यार मैं तो लेटर पूरा करके आया था, खूब लाइन लिख के आया था, खूब पन्ने भर के आया था, लेकिन फिर भी मेरे लेटर्स में नंबर कम क्यों आए? आखिरकार कारण क्या है? थोड़ा भाषा का भी फर्क पड़ता है, ध्यान रखना इस चीज को कि जो भाषा है हमने कैसी भाषा यूज भी की है। हमारा लेटर तो फॉर्मल से, लेकिन हमने भाषा कैसी यूज की? इनफॉर्मल। तो स्वाभाविक ही नेचुरली उसमें नंबर आपका डाउन होगा, कटेगा 100%। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज समझा देता हूं आखिरकार ये फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज है क्या चीज। ठीक है, अब ये जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है इसको तो आप यहीं से समझ सकते हैं। द लैंग्वेज इज यूज्ड अमंग our family members, friends and relatives is informal language। यानी ऐसी जो भाषा जो हमारे दोस्तों के बीच में, हमारे परिवार वालों के बीच में, हमारे रिश्तेदारों के बीच में जो जिस भाषा का हम उपयोग करते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, वो भाषा हमारी कैसी होती है? इनफॉर्मल। अब एक चीज सोचो, ये लेटर्स किसके लिए लिखा जाएगा? जैसे कि कलेक्टर है, प्रिंसिपल है, किसी अधिकारी के लिए। ये लेटर्स किसके लिए लिखा जाएगा? अपने फ्रेंड वगैरह रिश्तेदार के लिए। अब थोड़ा सा सोच के देखो कि जो लैंग्वेज हम अपने दोस्त के साथ यूज कर रहे हैं, क्या वो लैंग्वेज हम किसी कलेक्टर के साथ यूज कर सकते हैं? नहीं। आपका जवाब होगा नहीं। तो बेटा यही फर्क है बस कि हम अपने दोस्त के लिए जो लेटर लिखेंगे ना, उस लेटर में जो लैंग्वेज अपनी होगी वो हमारी कैसी होगी? इनफॉर्मल। कि हम अपने दोस्त के साथ कैसी भी बातें कर सकते हैं, कितनी नहीं। क्योंकि कई बार आप देखो, थोड़ा सोच के देखो, चलो इसको आप एक तरफ छोड़ो, आप फोन उठाओ और अपने किसी दोस्त को फोन मिलाओ तो पता ही नहीं पड़ता, घंटे 2 घंटे पता नहीं किस मैटर पे हमने बात की, कहां बात की, कैसे बात की और कब फोन कट गया, कोई पता ही नहीं चलता। बहुत लंबी बातें चलती चलती, और जब फोन कट जाता है, यदि आपसे पूछा जाए कि आपने अपने दोस्त से क्या बात की, तो आप शायद बता नहीं पाओगे कि कौन से विषय में मैंने बात की। ठीक है, तो इससे एक चीज फर्क आती है कि ये जो इनफॉर्मल लेटर्स है इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई सीमा नहीं होती। लेकिन जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज होती है, यदि आप अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर को यदि फोन करोगे तो किसी उद्देश्य से करोगे। कोई ना कोई अपना क्या होगा, एक मकसद होगा, अपना एक उद्देश्य होगा कि हम अपने टीचर को किस उद्देश्य से फोन करें, कैसे फोन करें। अगर आप किसी कलेक्टर के ऑफिस में जाओगे तो कोई उद्देश्य लेके जाओगे, ऐसे थोड़ी राम राम साहब और राम राम करके और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं। ठीक है, अपने फ्रेंड को यदि हम फोन कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो कह भी सकते हैं राजी खुशी फोन किया, कोई दिक्कत नहीं, खुशखबरी करने के लिए फोन किया है। लेकिन यदि आप किसी कलेक्टर के लिए यदि आप फोन कर रहे हैं तो आप ये नहीं कहोगे सर आपकी राजी खुशी लेने के लिए मैंने फोन किया, क्योंकि उसका क्या होगा? उद्देश्य। और यही आपने अब तक पढ़ा होगा, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, आपने देखा होगा कि जो इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, उनमें कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। फॉर्मल लेटर्स में क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। कि हम जो लेटर्स लिख रहे हैं उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि ऐसी भाषा अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज की तरह करें तो ऐसी भाषा जो सोच समझकर बोली जाए,
ऐसी भाषा जो सोच समझकर बोली जाए, तोड़कर बोली जाए, वो लैंग्वेज हमारी कैसी होती है? फॉर्मल लैंग्वेज होती है। यदि हम किसी टीचर के सामने बैठ के बात करेंगे, किसी अधिकारी के सामने बैठ कर बात करेंगे बेटा, तो वहां पे हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमारे मुंह से कुछ गलत शब्द ना निकले। तो वो लैंग्वेज कैसी होती है? हमारी फॉर्मल। और इनफॉर्मल लैंग्वेज वो होती है जहां हम कुछ भी नहीं सोचते, बस जो मुंह में आया वो बोल दिया। सोचो कि शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे हम वॉकिंग पे जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां पे हम जो बातें करते हैं, हमको ये नहीं पता हम क्या बातें कर रहे हैं। तो वो बातें जो होती है वो कैसी होती है? इनफॉर्मल होती है। और इनफॉर्मल हम कैसी भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब एक चीज और देखनी है हमने अभी जो आपको बताया था कि फॉर्मल लैंग्वेज सीमित होती है, लिमिटेड, और ये कोई सीमित नहीं होती। तो आपने माइंड में सोच के देखो, यदि हम किसी अपने फ्रेंड को पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र को कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होता। यदि हम किसी कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं, तो इसकी एक सीमा होती है। जो हमारा उद्देश्य है, जो हमको हमारी बात कहनी है, वही हमको किसमें लिखी जाती है? लेटर में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आगे केवल क्या पढ़ेंगे? फॉर्मल लेटर्स पढ़ेंगे। तो फॉर्मल लेटर्स में जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, वो कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। कोई भी सेंटेंस हमको ऐसा नहीं बनाना है जो हम आपस में अपने दोस्तों के बीच में करते हैं, ठीक है? इस सेंटेंस को अगला यूज करेगा कि देखो, एंड दैट्स आर रिटर्न, that are written in the sense of request and comments। तो है ना, जो फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं ये बेटा प्रार्थना और निवेदन के भाव से लिखे जाते हैं। आप और ये जो लेटर्स जो होते हैं, ये अगर इसमें हम आगे जोड़ सकते हैं एंड दैट्स आर written in all sense। all sense such as, जैसे किसी भाव हो सकते हैं, हमारे सेंस आप पढ़ते आए होंगे 10वीं क्लास में, जैसे ऑर्डर, ठीक है, आदेश के भाव से, कमांड, परमिशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, बस ये ध्यान देना। देखो इसमें केवल क्या है बताओ? रिक्वेस्ट, केवल रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट एक ही बात है। इसमें केवल हमको रिक्वेस्ट का वर्ब यूज करना है, ठीक है? क्योंकि हम किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो केवल हमको क्या करना है? रिक्वेस्ट का वर्ब यूज करना है। और इसमें कोई भी सेंस हो सकता है बेटा, ऑर्डर का, आदेश का भी हो सकता है, कमांड का भी, आदेश का भी हो सकता है, परमिशन, कोई अनुमति भी ले सकते हैं, दे सकते हैं, रिक्वेस्ट प्रार्थना भी आ सकती है इसमें, और एडवाइस सलाह भी आ सकती है। आप थोड़ा सोचो, देखो यदि हम किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो बेटा उसको हम कोई आदेश नहीं दे सकते, ठीक है, उसको कोई सलाह नहीं दे सकते। तो ऐसे जो लेटर्स होते हैं, वो केवल जो फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं, ये केवल रिक्वेस्ट के भाव से ही। फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, इसको थोड़ा सा हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको अलग अलग करके समझाया था, हम एक साथ ले लेते हैं। पहली चीज तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको समझाया था, यही बेटाओ कि फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स की पहचान, की हम लेटर्स को कैसे पहचानें। तो वो मैं आशा करता हूं कि आप उसको पहचान सकते हैं अच्छे से, कि जो पत्र किसी कर्मचारी वगैरह के लिए लिखे जाएंगे वो हमारे कैसे हो गए? फॉर्मल हो गए। अपने दोस्त रिश्तेदार वगैरह के लिए लिखे जाएंगे वो कैसे हो गए? हमारे फॉर्मल लेटर्स हो गए। अब इसमें जो आगे ये जब हम लेटर्स लिखेंगे तो लेटर्स लिखने की जो सावधानियां हैं, वो लेटर्स लिखने की सावधानियां हमको ये 2 लाइन काम देंगी। फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं तो फॉर्मल लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया, लिमिटेड, जितना हमारा उद्देश्य है, जितना हमारा काम है, उतनी ही लाइन लिखनी है, उतने ही हमको सेंटेंस बनाने हैं। और
और सेंटेंस भी कैसे, रिक्वेस्ट या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट। यानी कि ऐसा नहीं आ जाए कोई सेंटेंस, यानी कि इसमें गलती क्या होती है, अब आप समझ जाओ चीज में आकर गलती किस चीज की होती है कि हम कोई ऐसी लाइन लिख देते हैं जिसमें एडवाइस कोई स्लैंग लैंग्वेज, स्लैंग वर्ड आ गया, आम बोलचाल का शब्द आ गया, तो वो चीज इसमें फॉर्मल में नहीं चलेगा। फॉर्मल के अंदर सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर रिक्वेस्ट, जिसमें केवल एक रिक्वेस्ट का भाव आए। क्योंकि यदि बेटा देखो हमें लेटर को एक तरफ छोड़ो, यदि हम किसी कलेक्टर के ऑफिस में जाए, कोई शिकायत लेकर के हम जाए, कंप्लेंट करके, तो हम उस कलेक्टर से या हम स्टूडेंट से प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएंगे, तो हम उस प्रिंसिपल से केवल रिक्वेस्ट करेंगे, कोई कमांड वगैरह, कोई एडवाइस वगैरह हम नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो अब हम आगे इसमें इस चीज की ओर लेकर चलते हैं कि जो हमारे फॉर्मल लेटर्स हैं ये हमारे फॉर्मल लैंग्वेज में, और इनफॉर्मल लेटर्स हैं ये हमारे इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है। तो मैं आशा करता हूं कि यहां का जो चैप्टर है वो हमारी समझ में आ गया होगा कि लेटर्स क्या है, लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, और ये कितने प्रकार में फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक हल्की सी जानकारी देना चाहूंगा जो आपको पहले मैंने पीछे बोल चुका हूं कि हमारे 12th क्लास के सिलेबस में ओनली बेटा केवल फॉर्मल लेटर्स हैं, ओनली केवल फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स नहीं। यानी कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो केवल हम फॉर्मल लेटर्स पढ़ेंगे, इनफॉर्मल लेटर्स की तरफ नहीं पढ़ेंगे। फॉर्मल लेटर्स के और आगे विस्तार से जानकारी मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में आपके लिए दूंगा, जिसका आप इंतजार करें, वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये वीडियो आ गया होगा। तो मेरी ओर से आपसे यही कामना है कि आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्रिय स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।